और आपने अभी जो देखा वो द बर्निंग बांग्लादेश में भारी बवाल का एक छोटा सा ट्रेलर भर था। पूरी पिक्चर अब आपको दिखाता हूं और ये भी आपके सामने होगा कि पाकिस्तान जलते बांग्लादेश का प्रायोजक कैसे है। पाकिस्तान ढाका को हिंसा की आग में क्यों झोंकना चाहता है। पाकिस्तान इस बहाने ढाका से भारत विरोधी साजिशों को आगे कैसे बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान बांग्लादेश को दोबारा पूर्वी पाकिस्तान बनाने पर क्यों आमादा है। वो पूर्वी पाकिस्तान बनाने के लिए कैसे तुला हुआ है, क्यों आमादा है। पाकिस्तान की पूरी कॉन्स्पिरेसी समझने के लिए आपको बांग्लादेश के भयानक हालातों पर नजर डालना होगा। एक हत्या के बाद सिलसिलेवार तरीके से ढाका में हो रही हिंसा को समझना होगा, जानना होगा, क्योंकि इसी के बाद आपको यह पता चलेगा कि तानाशाह मुनीर का यह प्लान कितना खौफनाक है। पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह फिक्र बढ़ाने वाला खतरनाक प्रयास है ये। तो बगैर देर किए आपको बांग्लादेश की फिक्र बढ़ाने वाला वीडियो, बल्कि वीडियो फाइल्स दिखाता हूं, जिसमें हजारों कट्टरपंथी उन्मादी नारे लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, हत्या के जवाब में हत्या कर रहे हैं। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की सत्ता, बांग्लादेश की सेना, बांग्लादेश की पुलिस का इन कट्टरपंथियों पर कोई काबू नहीं रह गया। गृह युद्ध और अराजकता वाली स्थिति बन चुकी है, जो कि आप इन तस्वीरों से साफ समझ भी पाएंगे। इस दंगाई भीड़ के सामने जो आ रहा है वो सिस्टम ही क्यों ना हो, लाचार नजर आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर जो अभी दिखाई दे रहा है वो है जलते बांग्लादेश का पहला खौफनाक वीडियो। ढाका के धानमंडी, शाहबाग समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी की गई और इससे भी बड़ी बात, धार्मिक नारेबाजी की गई। अल्लाहू अकबर के नारों के साथ तोड़फोड़ की गई। ये लोग मजहब के नाम पर अलग अलग जगहों में नफरत का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। और अब दूसरा वीडियो दिखाता हूं। ये बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का घर है, जहां कट्टरपंथियों ने धावा बोल दिया, तोड़फोड़ की, आगजनी की। जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, वहां कट्टरपंथियों ने एक मुहिम सी चलाई है। ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो उसी का हिस्सा है। सवाल यह है कि ये लोग किसके इशारे पर लाठी और डंडे लेकर सड़कों पर उतर आते हैं, संगठित और सुनियोजित तरीके से हमले बोलते हैं, आग लगाते हैं। पाकिस्तान के अत्याचार से आजादी के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना की गई, मौलिक अधिकार, व्यापार और विकास के सपने देखे दिखाए गए। आज की तारीख में बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इसका सबूत इस तीसरे वायरल वीडियो में आपके सामने होगा। इस वायरल वीडियो में सरकार का सच है कि सच बताने वाले अखबार के दफ्तर पर हमले हो रहे हैं। उपद्रवियों ने डेली स्टार अखबार का ऑफिस जला डाला। भीषण आग में डेली स्टार अखबार की इमारत खाक हो गई। उपद्रवियों ने पुलिस टीम के सामने यह अपराध किया। ऑफिस के बाहर जिहादी कट्टरपंथियों की भीड़ जमा थी। और अब ये चौथा वीडियो देखिए। डेली स्टार की तरह कई दूसरे मीडिया हाउसेस के दफ्तर भी जलाए गए। प्रथम आलो अखबार के कार्यालय पर भी हमले और आगजनी हुई। इस वजह से आज बांग्लादेश में कई मीडिया संस्थान अखबार छापने में लाचार दिखे। पता यह भी चला है कि इन हमलों में कई पत्रकार बुरी तरह फंस गए थे। बाद में सेना की मदद से उन्हें सुरक्षित निकाला गया। और अब आपको इस हिंसा का पांचवां प्रमुख वीडियो भी दिखाता हूं, जो सबसे ज्यादा भयानक है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू आ रहे हैं। मेमनसिंह जिले में जिहादी हिंसा के दौरान एक हिंदू युवक को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया, फिर उसके शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। इस हिंदू युवक का नाम दीपू चंद्र दास बताया जा रहा है। वो एक फैक्ट्री में काम करता था और उसकी मॉब लिंचिंग का सच यूनुस सरकार ने कबूला भी। इन सब के अलावा छठे वीडियो में ढाका से लेकर चिटगांव तक सांस्कृतिक भवनों में तोड़फोड़ भी दिख रहा है। चिंता की बात यह है कि बवाल ऐन चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। यूनुस सरकार ने फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव कराने का फैसला किया है, लेकिन लोकतंत्र की बहाली से पहले ही बांग्लादेश कट्टरता के चंगुल में जकड़ा जा चुका है। बांग्लादेश में बिगड़े हालात भारत के लिए भी फिक्र बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इन कट्टरपंथियों के निशाने पर वहां इंडियन हाई कमीशन भी आ चुका है। वहां भारतीय उच्चायोग के बाहर कट्टरपंथी भारत विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं, तोड़फोड़ का प्रयास कर रहे हैं। चिटगांव में भारतीय मिशन के बाहर हुई हिंसा में 4 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि उसने कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। इस बढ़ते बवाल के बाद बांग्लादेश में भारत के 4 राजनयिक ठिकाने बंद कर दिए। लेकिन यूनुस ने जिस तरह से कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है, उनके आतंक पर आंखों में पट्टी बांध ली है, उसको देखकर एक्शन भी दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं लगता। ढाका में 10 से ज्यादा जगहों पर हिंसा और आगजनी हुई है।
ढाका के अलावा 6 से ज्यादा शहरों में तोड़फोड़ और बवाल हुआ। और अब आपके मन में यह बात जरूर उठ रही होगी कि बांग्लादेश में हंगामे का यह नया एपिसोड अचानक क्यों दिखाई दे रहा है। तो अब जो चेहरा दिखा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। यह है उस्मान हादी की तस्वीर, बल्कि वीडियो। कट्टर शरीफ उस्मान हादी, जुलाई आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा, शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करने वाला सबसे बड़ा छात्र नेता, वो उस्मान हादी जो भारत को दुश्मनी की नजर से ही देखता था, नई दिल्ली के खिलाफ ढाका से जहर उगलता था, जिसने ग्रेटर बांग्लादेश का विवादित नक्शा भी जारी किया था जिसमें भारत के कुछ हिस्से दिखाए गए थे। उसी उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका के पलटन इलाके में एक बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा में अज्ञात बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी। हादी को पहले ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, बाद में हालत बिगड़ने पर एवा केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जब यहां भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो पिछले शनिवार को उसे एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया। लेकिन कल उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जैसे ही यह खबर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को लगी, वैसे ही बांग्लादेश के कई शहर हिंसा की आग में जल उठे। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की, इंसाफ मिलने तक हिंसात्मक प्रदर्शन करते रहने और मुल्क को ठप कर देने की धमकी दी। और इस धमकी के बाद यूनुस ने राष्ट्र को संबोधित किया और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात कही। हादी का शव सिंगापुर से शाम को ढाका लाया जा चुका है। कल वो सुपुर्द खाक किया जाएगा। और अब सुनिए आगे का किस्सा। शरीफ उस्मान हादी इंकलाब मंच का संस्थापक था। वो फरवरी में होने वाले चुनाव में ढाका 8 से, मतलब ढाका 8 इलाके से इलेक्शन लड़ने वाला था। लेकिन अब उसकी मौत के बाद इंकलाब मंच ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। इंकलाब मंच ने इसके पीछे भारत और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर मिली भगत का बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया। जबकि सच क्या है, ये आज इंकलाब मंच को टीवी 9 भारतवर्ष देखकर जान भी लेना चाहिए। क्योंकि हादी की हत्या के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है। आईएसआई ने हादी की हत्या अपने मतलब से करवाई है। हादी की हत्या आईएसआई ने करवाई है। जब हम ये बात कह रहे हैं तो तथ्य इसके साथ है। आईएसआई का पहला मकसद पाकिस्तान बांग्लादेश में भारत विरोधी नैरेटिव बनाना चाहता है, इस वजह से ये। दूसरा मकसद बांग्लादेश के चुनावी माहौल में पाकिस्तान डर फैलाना चाहता है। और तीसरा मकसद हादी सत्ता की लड़ाई में यूनुस का सबसे बड़ा कांटा माना जा रहा था और एक वही था जो यूनुस को चुनौती दे सकता था, क्योंकि बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया वेंटिलेटर पर हैं। शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं। कोई प्रमुख लीडर बचा नहीं है। ऐसे में हादी चुनौती बन जाता। लिहाजा पाकिस्तान ने हादी को मरवाकर यूनुस के रास्ते का कांटा साफ कर दिया। पाकिस्तान का चौथा मकसद हादी की हत्या से बांग्लादेश में बवाल मचाना है, इस कदर कि आवामी लीग पर ठीकरा फोड़ने से नाराजगी ऐसी बढ़े कि शेख हसीना की कभी वापसी ना होने पाए। और पांचवा मकसद पाकिस्तान का, वो भी जान लीजिए। आईएसआई ने हादी को खड़ा किया था भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए और शेख हसीना का तख्ता पलट कराने के लिए। हादी आईएसआई का मोहरा था, लेकिन उसने अपनी लोकप्रियता इतनी बढ़ा ली थी कि आईएसआई को अब लग रहा था कि ये जिन बोतल में वापस नहीं आएगा, बल्कि हादी धीरे धीरे आईएसआई की पकड़ से दूर जाता जा रहा था। लेकिन उसकी हत्या करवाकर पाकिस्तान ने एक तीर से कई शिकार कर दिए। भारत विरोधी एजेंडे को भी हवा देने का प्रयास हो गया। यूनुस के रास्ते का कांटा साफ हो गया। पाकिस्तान बांग्लादेश को भी अपने षड्यंत्र में हिस्सेदार बना सके, ये यूनुस के रहते हो सकता है। लिहाजा यूनुस के कुर्सी में रहने का रास्ता भी साफ किया गया और वो हादी जो अब लोकप्रियता की हदें पार करके आईएसआई के चंगुल से बाहर जाता जा रहा था, उसे ठिकाने लगा दिया गया। असल में पाकिस्तान की आईएसआई ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश के चुनाव में हादी के संगठन इंकलाब मंच को सत्ता में आने की जरा सी भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वो कैसे भी करके कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी को सत्ताधीश बनाए। इसीलिए खबर तो यह भी है कि ताजा हिंसा में आईएसआई ने जमात को प्रदर्शनों से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। छात्र विंग और मदरसे को भी आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा गया है। प्रदर्शनों को लीड करने के बजाय पीछे से माहौल बनाने के लिए कहा गया है और अशांति फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स पाकिस्तान से ऑपरेट हों, यह भी इंश्योर किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की ये साजिशें बांग्लादेश के लोगों को
पता नहीं चलेंगी? तो इसका जवाब यह है कि बांग्लादेश में इस वक्त कट्टरपंथियों का बोलबाला है और वो पाकिस्तान के पैसों पर पल रहे हैं, इसलिए सच देखना नहीं चाहते और पाकिस्तान उनका इस्तेमाल भारत विरोधी माहौल बनाने में कर रहा है। इधर भारत भी पाकिस्तान की चालों पर नजर रख रहा है। वो बांग्लादेश के बिगड़े हालातों पर सतर्क और सावधान है। बांग्लादेश में जो चल रहा है वो आपने थ्रेडबेयर समझा। फिक्र में अब आगे बढ़ते हुए आपको एक ऐसे विस्फोटक पर्दाफाश के बारे में बताते हैं जिसके बाद दुनिया की कई बड़ी हस्तियां बेहद शर्मनाक स्कैंडल के रेडार पर आ गई। हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की, जिसमें आज 68 नई तस्वीरें जारी कर दी गई। एप्स्टीन केस में एक बार फिर से ऐसा तूफान उठा जिसने अमेरिका की सत्ता, पैसे और ताकत के गठजोड़ को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसमें बिल गेट्स जैसे कई अरबपतियों के नाम और तस्वीरें सामने आ गई हैं। हाउस ओवरसाइट कमेटी ने एप्स्टीन की संपत्ति से बरामद ऐसी तस्वीरें सार्वजनिक की हैं जो सीधे सीधे अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था और व्हाइट हाउस की चुप्पी पर सवाल खड़े करती हैं। आखिर एप्स्टीन फाइल्स में किन किन नामचीन हस्तियों की तस्वीरें आई हैं? फिक्र की रिपोर्ट। एप्स्टीन फाइल्स का गंदा और घिनौना सच धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ये 68 तस्वीरें उन 95,000 तस्वीरों के पहाड़ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो पिछले हफ्ते एप्स्टीन की संपत्ति से अमेरिकी संसद को सौंपा गया। अब इन तस्वीरों ने अरबपतियों के हाई प्रोफाइल वर्ल्ड में भूचाल ला दिया है। इन तस्वीरों में वो चेहरे हैं जिनके नाम दुनिया जानती है। माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वो एक महिला के साथ दिख रहे हैं जिसका चेहरा ढका हुआ है। सवाल है कि आखिर बिल गेट्स एप्स्टीन की पार्टी में क्या कर रहे थे? दुनिया के मशहूर बुद्धिजीवी नोम चॉम्स्की जेफरी एप्स्टीन के साथ एक निजी विमान में बैठे हैं। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। एप्स्टीन उनसे झुककर कुछ बात कर रहा है। अब इस डिनर पार्टी की तस्वीर देखिए। इसमें गूगल के को फाउंडर सर्गेई ब्रिन और न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट डेविड ब्रुक्स बैठे बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें तारीख के बिना है, कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स से बाहर आई है। सर्गेई ब्रिन की अलग से भी एक तस्वीर है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट डेविड ब्रुक्स की तस्वीर पर सफाई देते हुए कहा है। डेविड ब्रुक्स एक पत्रकार के तौर पर 2011 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनके एप्स्टीन से न पहले कोई रिश्ता था न बाद में रहा। इस तस्वीर में ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन जेफरी एप्स्टीन के सामने बैठकर कुछ बात कर रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पूर्व अध्यक्ष मिरोस्लाव लाजाक की तस्वीर है, जिसमें वो जेफरी एप्स्टीन के साथ खड़े हैं। इस तस्वीर में जेफरी एप्स्टीन 3 लड़कियों के साथ दिख रहा है। एक लड़की का हाथ एप्स्टीन के कंधे पर है, दूसरी लड़की के हाथ में एप्स्टीन घड़ी बांध रहा है, जबकि तीसरी लड़की लैपटॉप पर कुछ कर रही है। जबकि यहां एप्स्टीन एक लड़की के साथ अपने प्राइवेट जेट में बैठा है। वो बाहर की तरफ इशारा करते हुए कुछ कह रहा है। इस तस्वीर में ब्रिटिश किंग के भाई प्रिंस एंड्रयूस 17 साल की वर्जीनिया ग्रिफे के साथ दिख रहे हैं। ये फोटो 10 मार्च 2001 को लंदन के एक घर पर ली गई थी। इसके अलावा एप्स्टीन के घर की कुछ तस्वीरें रिलीज की गई हैं। माना जा रहा है कि यहीं पर उसके अरबपति दोस्त अय्याशी के लिए आते थे। इसके अलावा रूस और चेक रिपब्लिक जैसे देशों के अज्ञात लोगों के पासपोर्ट की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन की एप्स्टीन के साथ तस्वीरें पहले ही रिलीज की जा चुकी हैं। अब राजनीति भी गर्मा गई है। हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेटिक नेता रॉबर्ट गार्सिया ने सीधा हमला बोला है। रॉबर्ट गार्सिया ने कहा है, ये एक व्हाइट हाउस कवर अप है। अमेरिका को सच्चाई जानने का पूरा हक है। ये सारी तस्वीरें ठीक उस समय सामने आई हैं जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कांग्रेस के आदेश पर एप्स्टीन फाइल्स सार्वजनिक करनी है। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये सत्ता, पैसे और अपराध का काला चेहरा है, जिसमें सबसे घिनौने सच से पर्दा उठना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और एप्स्टीन फाइल के बाद फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर में एक वीडियो काफी ट्रेंडिंग है।
चाय पर चर्चा की ये मनोरम तस्वीर उसी संसद से आई जहां आप पक्ष विपक्ष को एक दूसरे पर खूब प्रहार करते देखते हैं। भारत की सियासत में ऐसे दृश्य आजकल कम ही देखने को मिलते हैं जहां सरकार और विपक्षी एक साथ बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हों। वैसे दम घोटू दिल्ली में प्रदूषण का आफतकाल चल रहा है, हेल्थ इमरजेंसी वाली स्थिति है। लोकसभा में कल इस पर 4 घंटे की चर्चा भी होनी थी, लेकिन अन्य वजहों और माननीयों के हंगामे के चलते ये चर्चा शुरू होने से पहले ही दम तोड़ गई। शायद ये मुद्दा उनके लिए उतना गंभीर ही नहीं था। हालांकि आज सुबह चाय पर चर्चा के साथ शीतकालीन सत्र की हैप्पी एंडिंग जरूर हुई। सदन से लेकर सड़क तक जो एक दूसरे के खिलाफ माहौल बना रहे थे, वो संसद में एक साथ बैठकर चाय की चुस्कियों का आनंद लेते दिखाई दिए। संसद सत्र खत्म होने पर स्पीकर ने चाय पार्टी रखी। इसमें पीएम मोदी समेत कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इस चाय पार्टी से आई 2 तरह की तस्वीरों ने सबका ध्यान खींचा। पहली तस्वीर में पीएम मोदी के साथ सोफे पर स्पीकर, जबकि दूसरी कुर्सी पर राजनाथ सिंह और उनके बगल में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बैठे थे। लेकिन कुछ देर बाद उसी कैमरे की तस्वीर में चेहरे बदल गए। सोफे पर तो पीएम मोदी के साथ स्पीकर ही बैठे थे, दूसरी कुर्सी पर राजनाथ सिंह भी थे, लेकिन अब उनके बगल में किरण रिजिजू की कुर्सी पर प्रियंका गांधी बैठी थी। नेता विपक्ष राहुल गांधी के विदेश में होने के कारण कांग्रेस की नुमाइंदगी प्रियंका ने की। तस्वीरों और वीडियो में दिख रहा है, नेताओं की चाय पार्टी में माहौल काफी खुशनुमा था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी के बीच सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी भरी चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड से जुड़े कुछ मुद्दों का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो वायनाड का एक हर्ब, एक जड़ी बूटी इस्तेमाल करती हैं, खाती हैं और इससे उन्हें एलर्जी नहीं होती। इस दौरान पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंद मंद मुस्कुराते रहे। प्रियंका ने पीएम मोदी के हाल की विदेश यात्रा के बारे में पूछा कि यह कैसी रही, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यात्रा बहुत सफल रही। करीब 20 मिनट तक चली चाय पार्टी में सदस्यों ने पीएम के सामने नए संसद भवन में एक समर्पित हॉल की मांग की। कई सदस्यों ने यह भी कहा कि सत्र काफी छोटा था। इस पर प्रधानमंत्री ने मजाकिया लहजे में कहा कि वो उनके गले पर ज्यादा जोर डलवाना नहीं चाह रहे थे। लोकसभा स्पीकर की चाय पार्टी एक परंपरा है। हर सत्र के समापन के बाद स्पीकर सभी दलों के फ्लोर लीडर से मिलते हैं। ये कोशिश सत्र के दौरान तल्ख माहौल को सौहार्द और सदाशयता में बदलने के मकसद से होती है। पिछली बार विपक्ष ने चाय पार्टी का बहिष्कार किया था। चाय पार्टी से अलग संसद से ही एक और तस्वीर आई। इसमें मित्रता वाली मात्रा कम और कटुता वाली ज्यादा थी। राज्यसभा से वीबी राम जी बिल पास होने के खिलाफ टीएमसी सांसदों ने धरना दिया। वो रात भर संसद परिसर में डेरा डाले रहे। इस बिल के विरोध में उन्होंने 12 घंटे का प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि वो देश भर में सड़कों पर उतरेंगे। ये कानून मनरेगा की जगह लेगा। वैसे आज हंगामे और अधूरे सवालों के बीच संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। इसी के साथ शीतकालीन सत्र भी समाप्त हो गया। इस मौके पर दोनों सदन के कामकाज का ब्यौरा साझा किया गया। पहले आपको लोकसभा की जानकारी दे देता हूं और फिर राज्यसभा का रुख करेंगे। स्पीकर ने बताया कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 111% रही। 1 दिसंबर से शुरू हुए सत्र के दौरान लोकसभा की कुल 15 बैठकें हुई, जिनकी अवधि 92 घंटे 25 मिनट की रही। सत्र अपेक्षाकृत छोटा रहा, लेकिन कई अहम विधेयक पारित किए गए। इस दौरान 10 विधेयक पेश किए गए, जिनमें 8 पारित हुए। इनमें रोजगार से जुड़ा वीबी राम जी बिल, बीमा कानून में संशोधन से जुड़ा सबका बीमा सबकी रक्षा बिल और न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री से जुड़ा हुआ शांति बिल अहम रहे। 2 विषयों पर लंबी चर्चा हुई। वंदे मातरम पर 11 घंटे 32 मिनट, जिसमें 65 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जबकि चुनाव सुधार पर करीब 13 घंटे बहस चली, जिसमें 63 सांसद शामिल हुए। शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के 408 मामले उठाए गए। लोकसभा का रिकॉर्ड आपके सामने अभी था और अब राज्यसभा के कामकाज पर भी एक निगाह डालिए। राज्यसभा के सभापति ने भी सदन के कामकाज का ब्यौरा साझा किया। बताया कि इस सत्र में लगभग 92 घंटे की बैठकों के साथ 121% उत्पादकता दर्ज की गई। शून्यकाल के विषयों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ प्रतिदिन औसतन 84 से ज्यादा नोटिस मिले, जो पिछले 2 सत्रों की तुलना में 31% ज्यादा है। प्रतिदिन उठाए गए मामलों की औसत संख्या 15 से ज्यादा रही, जो लगभग 50% की वृद्धि दर्शाती है। शीत सत्र में 2 मुद्दों की विशेष चर्चा रही, एक वंदे मातरम और दूसरा चुनाव सुधार। वंदे मातरम पर हुई 3 दिवसीय विशेष चर्चा में 82 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जबकि चुनाव सुधारों पर 3 दिवसीय चर्चा में 57 सदस्यों ने अपनी बात रखी। सत्र के दौरान राज्यसभा में 8 विधेयक पारित हुए। सभापति ने इसे संसदीय लोकतंत्र की जीवंतता बताया।
12वीं लोकसभा के छठे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। शीतकालीन सेशन होता है, वो 21 से 28 दिन तक चलता है। इस बार सिर्फ 15 दिन के लिए बुलाया गया था। तो शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से, बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपमान और अंत में महात्मा गांधी का अपमान। तो अपमान से शुरुआत हुई, मध्य में भी अपमान और आखिर में भी अपमान, और सत्र उससे छोटा जितना अमूमन रहता है। कांग्रेस ने ये आरोप भी लगाया। और अब प्रदूषण से जुड़ी एक अहम खबर का जिक्र करते हैं। यह खबर सियासत के जुबानी प्रदूषण पर है। इन दिनों दिल्ली की हवा जितनी जहरीली हुई पड़ी है, उससे कहीं ज्यादा जहर नेताओं के बयानों में दिखाई दे रहा है। प्रदूषण के मुद्दे पर नेताओं का जुबानी AQI बहुत ज्यादा मापा जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि तमाम मुद्दों की तरह प्रदूषण के मुद्दे पर भी हिंदू मुसलमान वाला तड़का डाला जा रहा है। प्रदूषण की हिंदू मुस्लिम कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। पहले समाजवादी पार्टी के सांसद RK चौधरी और दूसरे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। आपको बारी बारी दोनों के बयान ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद RK चौधरी ने प्रदूषण के मुद्दे पर कहा कि अधिकतर जो NGO काम करते हैं या विभाग काम करते हैं, वो कहते हैं कि पेड़ लगाओ ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। लेकिन क्यों नहीं वो इस पर कमेंट करते कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जब जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन की खपत होती है। हमारा त्योहार है होली। होलिका दहन में पूरे देश में करीब 5 करोड़ स्थानों पर एक साथ होली जलाई जाती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन की खपत होती है। तो हमारा देश प्रदूषण खत्म करने के लिए असल में गंभीर नहीं है। RK चौधरी ने हिंदू धर्म को निशाना बनाया तो उनके बयान पर बीजेपी आक्रामक हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि RK चौधरी ऐसा कह रहे हैं तो अपना धर्म भी बदल लें। मैं नहीं जानता कि वो मुसलमान हैं या हिंदू। इसके अलावा दोनों ही तरफ से कई नेताओं के बीच में जमकर सियासी फाइट हुई। लेकिन प्रदूषण से कैसे निपटा जाए, लोगों के फेफड़ों को राहत कैसे मिले, इस पर कोई ठोस बात होती दिखाई दी नहीं। कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। तो उल्टा हुआ, पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो पर्यावरण बहुत गंभीर नहीं है। जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें। RK चौधरी, मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान हैं कि हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी सनातन संस्कृति के खिलाफ जितने भी बयान दे सकते हैं हमेशा देते हैं। हमारा मानना है ये सब केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार की उल्टी पुल्टी बयानबाजी करते हैं। मैं समझती हूँ एयर पोल्यूशन की वजह दिल्ली NCR में स्पेशली, और क्योंकि पर्यावरण की अगर हम सुरक्षा नहीं करेंगे, अगर हम सीरियसली नहीं रहेंगे तो प्रदूषण की बात आएगी। और प्रदूषण जिस तरह यहाँ पे दिल्ली में गार्बेज जलाया जा रहा है, पहले तो पूरा का पूरा टीकड़ा ये लोग किसानों पे फोड़ दिया करते थे। और फिक्र की पॉलिटिकल फाइल में अब यूपी का चैप्टर। यूपी में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हुई। वैसे तो ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, लेकिन पहले ही दिन इसके गर्म होने के संकेत मिल गए। समाजवादी पार्टी इस सत्र में कोडीन कफ सिरप के मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाने वाली है। इसका संकेत देने के लिए शिकोहाबाद से समाजवादी पार्टी विधायक मुकेश वर्मा कोडीन कफ सिरप का पोस्टर पहनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और आरोपियों पर एक्शन लेने की मांग की। उनका सवाल यह था कि आखिर कोडीन कफ सिरप की तस्करी करने वालों पर बुलडोजर कब चलेगा। वहीं वाराणसी से सपा MLC आशुतोष सिन्हा साइकिल पर कफ सिरप की शीशी के कटआउट को लेकर विधानसभा पहुंचे। उस कटआउट पर लिखा था जादुई कफ सिरप,
पीने वाला मर जाता है, बेचने वाला दौलतमंद हो जाता है, सत्ता का संरक्षण पाता है और फिर विदेश निकल जाता है। उन्होंने कहा कि पहले तक लोग कालीन भैया सुना करते थे, लेकिन अब नए कोडीन भैया आ गए हैं। उन कोडीन भैया पर ना तो सरकार कार्रवाई कर रही है और ना ही यूपी सरकार का बुलडोजर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी का हमला इतने पर ही नहीं रुका। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। इसमें सीएम और दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, एक फुल दो हाफ हैं, यूं तो आपस में खिलाफ हैं, कोडीन के मारे ये सारे आज डर के मारे साथ हैं। इस राजनीतिक वाक युद्ध में सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि कोडीन कफ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब भी दिया। उन्होंने लिखा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना। हुक्मरान, अब कोई नई बात बताओ। कुल मिलाकर यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सदन के अंदर और बाहर भरपूर सियासी गर्मी रही। और पहले से हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। उच्च स्तरीय जांच की जाएगी तो भाजपा से संबंधित बड़े बड़े माफिया उसमें आएंगे। अब ये कहना कि समाजवादी पार्टी में माफिया हैं, अब ये गलत है, ये गलत आरोप है। जब सब माफिया हैं तो सरकार क्यों नहीं पकड़ती है? सरकार उनकी जिम्मेदारी है, तो सरकार अपनी अकर्मण्यता के नाते अपने आदमियों को बचाने के लिए इस तरह का बयान दे। आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी, और इसलिए समाजवादी पार्टी इस प्रकार के जो आरोप लगाने का काम कर रही है, उसके आरोप में दम नहीं, वो स्वयं फंसती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जी अपने स्वजातियों माफिया को बचाना चाह रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी उनको और कुछ मिला नहीं, केवल अपने स्वजाति के होने के नाते कोविड के इस मामले में, कोडिन के इस मामले में वो बचाना चाह रहे हैं अपने। ये सब कौन है? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया के दाएं बाएं खड़े लोग कौन हैं? यही लोग ये कफ सिरप कांड में वांछित हैं और आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगा रहे हैं। इन्हीं की मिली भगत है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसके साथ फोटो होते हैं ये गारंटी नहीं होते कि किसी के साथ फोटो है कि वो कल जाके क्या काम कर दे। तो अगर वो मानते हैं कि इसके तार हमसे जुड़े हुए, समाजवादी से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें किसने रोका है? उन्हें जांच करानी चाहिए, यही विपक्ष मांग कर रहा है। और अब आपको एक अपडेट कर्नाटक का देता हूं। हेट स्पीच देश की राजनीति के बड़े और विवादास्पद मुद्दों में से एक है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स तक में कई केस लड़े गए। नफरत फैलाने वाले ऐसे भाषणों के खिलाफ कर्नाटक ने कड़ा कदम उठाया है। बीजेपी के विरोध के बावजूद विधानसभा में एक बिल पास किया गया जिसमें नफरती विचारों पर सख्ती का प्रावधान है। कर्नाटक असेंबली में हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 पारित हो गया। देश में इस तरह का ये पहला विधेयक है जिसमें दोषियों के लिए 7 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक के मुताबिक ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति जो किसी भी पूर्वाग्रह के तहत जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वर्ग या समुदाय के खिलाफ शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने के इरादे से सार्वजनिक रूप से बोली जाए या व्यक्त की जाए या फिर संकेतों में ही क्यों ना प्रसारित की जाए, वो हेट स्पीच यानी घृणास्पद भाषण माना जाएगा। बिल पर चर्चा के दौरान कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि हाईकोर्ट ने नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बीजेपी नेता आर अशोक ने विरोध जताते हुए कहा कि यह कानून पुलिस को हिटलर बना देगा। सरकार के मुताबिक हेट स्पीच समाज में अशांति पैदा करती है, समाज को दूषित करती है, हत्या को बढ़ावा देती है। बीजेपी ने दावा किया कि यह बिल अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है, इसमें जमानत नहीं सिर्फ जेल होगी। चर्चा के दौरान शहरी विकास मंत्री बी सुरेश ने कहा कि तटीय कर्नाटक नफरत भरे भाषण और नफरत की आग से पैदा हुए अपराध के कारण जल रहा है। तो आर अशोक ने कहा कि यह विपक्ष के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र लाया गया है। मंत्रिमंडल ने यह विधेयक 4 दिसंबर को मंजूर किया था, जिसके बाद 10 दिसंबर को गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इसे सदन में पेश किया था। Supreme Court has laid down very clearly the definition of hate speech. They have said hate speech should be curbed. Why is BJP panicking for it? अगर देश का कोई भी राज्य हेट स्पीच के खिलाफ के विरुद्ध कानून बनाता है
तो देश के बुनियाद हमारे संविधान की हिफाजत का एक मजबूत कदम उठाता है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। Hate speech is applies to everyone, sir. Why they are so biased? What is the meaning of opposing the hate? Any well-meaning state they can do it. It is a good attempt, but we do not think that it will curb the freedom of speech. राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को यह बिल क्यों लाना पड़ा। कर्नाटक में पिछले 2 साल में सोशल मीडिया पर किए गए हेट पोस्ट को लेकर 2000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। पिछले 5 साल में चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की, राज्य में सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ी हैं। इनकी संख्या 2020 में 51, 2021 में 72, 2022 में 99 थी। इस दौरान वहां बीजेपी की सरकार थी और इसके बाद 2023 में 118 और 2024 में 143 सांप्रदायिक घटनाएं हुई। मई 2023 से वहां कांग्रेस की सरकार है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में साल दर साल हेट स्पीच या सांप्रदायिक टेंशन के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार के मुताबिक ऐसी घटनाओं पर काबू पाने के लिए हेट स्पीच बिल तैयार किया गया। फिक्र में अब चर्चा यूपी पुलिस के उस सैल्यूट की जिस पर सियासी टकराव हो रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस ने यह सैल्यूट संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि एक कथावाचक को किया। जिन कथावाचक को यह विशेष प्रोटोकॉल मिला उनका नाम है पुंडरीक गोस्वामी, जो पिछले महीने बहराइच के पुलिस परेड ग्राउंड में भागवत कथा करने पहुंचे थे। अब 1 महीने बाद सोशल मीडिया पर रील वायरल हुई जिसने पूरे विवाद को एक नई फील दे दी। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी सफेद एसयूवी से उतरते हैं। सभी पुलिसकर्मी सावधान के मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। एसपी राम नयन सिंह खुद उनका स्वागत करते हैं। रेड कारपेट बिछाई जाती है और फिर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। सलामी परेड आयोजित होती है, यानी सब कुछ वैसा जैसे किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के स्वागत के लिए होता है। पहले इस वीडियो को देखिए और फिर राजनीति वाली फाइल दिखाएंगे। पुंडरीक गोस्वामी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। क्योंकि वो संवैधानिक पद पर नहीं है, इसलिए पुलिस प्रोटोकॉल, प्रशासनिक मर्यादा और नियमों के पालन पर बहस छिड़ गई है। अब विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त ही रहेगा। माफिया राज पर लगाम लगाने की बजाय सलाम सलाम का खेल खेला जा रहा है। वहीं सांसद चंद्रशेखर ने कहा, भारत कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है, राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं। मामले पर विवाद बढ़ा तो पुलिस महकमा भी एक्शन में आया। राज्य के डीजीपी ने एसपी से जवाब मांगा। बहराइच पुलिस ने इस पर सफाई दी। कहा कि पुलिस कर्मियों में तनाव और डिप्रेशन को दूर करने के लिए योग, ध्यान और काउंसलिंग कराई जाती है। इसी के तहत आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को बुलाया गया था। उनके व्याख्यान से पुलिस वालों का तनाव कम भी हुआ है। हालांकि सफाई में इस बात का जिक्र नहीं है कि कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कथावाचक जो है योगी आदित्यनाथ की विलासिता भरे जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। इनको हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति से कोई वास्ता नहीं रह गया। ये अब इन वास्तों से विरक्त होकर के एक लेविश लाइफ जीना चाहते हैं, जो एक आभामंडल और एक प्रभाव भरी जिंदगी जी करके दुनिया में एक अपना आधिपत्य दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। पुलिस कप्तान महोदय से पूछिए, जिन्होंने रेड कारपेट बिछाया, उस कथावाचक को इस तरह का प्रोटोकॉल मुहैया कराया। अरे कम से कम चोरों उचक्कों को पकड़ते या बलात्कारियों को पकड़ते, डकैतों को पकड़ते। आखिर ये सब काम तो आप कर नहीं पा। कानून से चलता है, संविधान से चलता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मनमर्जी से नहीं चलता, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के मनमर्जी से और उनको खुश करने के लिए कथावाचकों के कदमों में बिछी हुई है। और अब आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताता हूं। यह पुतिन का 22वां वार्षिक संवाद था, जिस पर आज व्हाइट हाउस की नजरें थीं, जिस पर कीव की भी नजरें थीं, जिस पर पूरे पश्चिमी देशों की नजरें थीं। नेटो चीफ भी पुतिन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टकटकी लगाए देख रहे थे। और पुतिन युद्ध के हालात पर बात करने के लिए आज जब मीडिया के सामने आए तो उनकी हर एक बात, हर एक बयान ने ग्लोबली ट्रेंड करना शुरू कर दिया। ऐसा दावा है कि क्रेमलिन को दुनिया भर के अलग अलग मंचों से कुल 20 लाख सवाल मिले थे। सोशल मीडिया से लेकर ईमेल और व्हाट्सएप तक विश्व के तमाम जर्नलिस्ट ने अपने अपने सवाल भेजे हुए थे, जिनके जवाब भी पुतिन की तरफ से तसल्ली बख्श तरीके से दिए गए। कुल 4 घंटे तक चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा जिससे कीव में खलबली मची, पश्चिमी देशों में चिंता की लकीरें उभर आईं, जबकि अमेरिका बहुत खुश हो गया। हम बारी बारी से सारी बातें आपको बताएंगे। पहले आप इस खास तस्वीर पर गौर कीजिए। इस तस्वीर में पुतिन ने अपने ठोस इरादों की झलक दुनिया को दिखाई है। पुतिन की स्पीच के लिए बनाए गए टीवी सेट को लेकर एक स्पष्ट संदेश दिखा। पुतिन के पीछे दीवार पर एक मैप लगाया गया। इस मैप को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि रूसी नक्शे में सिर्फ क्रिमिया शामिल नहीं है, बल्कि यूक्रेन के 4 पूर्वी इलाके डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खरसोन भी इसमें
रूस के नक्शे में दिखाए गए हैं। ये वो 4 इलाके हैं जहां पर नियंत्रण के लिए पुतिन ने वर्ष 2022 में स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था। रूसी सेना अभी तक इन सभी क्षेत्रों पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाई है। इसके बाद भी पुतिन ने इन्हें आज रूस का खास हिस्सा बताने का प्रयास किया। यह संदेश भी दिया कि रूस इन इलाकों पर अपना दावा छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। जबकि ज़ेलेंस्की लगातार ये कह रहे हैं कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, लेकिन अपनी 1 इंच जमीन रूस को नहीं सौंपेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच का ये टकराव थमने वाला नहीं है। इसमें बारूदी आग अभी बहुत है। खैर, अब आते हैं पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। पुतिन ने आज कई बड़ी बातें की जिन्हें जानकर आप इस युद्ध की नई दिशा और दशा को समझ पाएंगे। पुतिन ने कहा कि 2025 खत्म होने के साथ ही यूक्रेन में बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। सेवरेस्क और क्रास्नोर्मिस्क में रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। रूसी सेना करीब करीब हर फ्रंट पर तेजी से आगे बढ़ रही है। ज़ेलेंस्की बेहतर अभिनेता हैं, कुपियांस जाकर अभिनय करते हैं। यूक्रेन में सत्ता का वैध होना जरूरी है। चुनाव कराए बगैर यह संभव है। यूरोप पर रूस के अटैक करने वाली थ्योरी बकवास है। पश्चिम सम्मानपूर्वक व्यवहार करे तो कोई विशेष सैन्य अभियान नहीं चलाया जाएगा। हम सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से हल करना चाहते हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की नई रणनीति में रूस दुश्मन नहीं है। हमने राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से प्रस्तावित शर्तों को स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने कुछ प्रस्ताव रखे और हमें कुछ समझौते करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब सारी जिम्मेदारी हमारे पश्चिमी विरोधियों पर है। कीव के मुखिया और उनके यूरोपीय समर्थकों पर शांति की जिम्मेदारी है। और पुतिन ने आज फिर से ये बात सामने रखी कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की जिद को एकदम छोड़ना होगा, तभी शांति आएगी। और वहीं रूसी संपत्ति जब्त करने पर कहा कि यूरोपीय संघ चोरी नहीं डकैती कर रहा है। पुतिन जब ये सारी बातें बोल रहे थे तब ज़ेलेंस्की पोलैंड में थे। वहां से उन्होंने रूस के एक खास हथियार पर अपना डर जाहिर किया और इसी बहाने उन्होंने उस खास हथियार को लेकर पश्चिमी देशों को भी सावधान किया। रूस के इस हथियार का नाम ओरेश्निक है। ये एक मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके बारे में रूस का दावा है कि इसकी उड़ान रेंज जो है वो 1000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक है। मैक 10 की स्पीड है, यानी लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1.5 टन वॉरहेड ले जाने में सक्षम है ये, जिसे परमाणु हथियार से भी लैस किया जा सकता है और विस्फोट के समय लगभग सूर्य की सतह के बराबर ये तापमान पैदा कर सकती है और विस्फोट के बाद लक्ष्य वाली जगह का नामो निशान नहीं रह जाएगा, वो राख बन चुकी होगी, ये भी दावा है। कोई भी वायु रक्षा और मिसाइल रक्षा प्रणाली इसे रोकने में नाकाम रहेगी और 20 मिनट से भी कम समय में ये ब्रसेल्स में नेटो मुख्यालय तक मार कर सकती है, जर्मनी को बर्बाद कर सकती है, पोलैंड को चाहे जब तबाह कर सकती है। रूस ने हाल ही में इस मिसाइल को बेलारूस में तैनात किया, जिसकी पुष्टि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने भी की। ज़ेलेंस्की का यही सबसे बड़ा डर है कि ओरेश्निक उनके पड़ोस में डिप्लॉय हो गई है। पोलैंड की सीमा बिल्कुल बेलारूस से लगी हुई है और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने ओरेश्निक का खौफ नेटो देशों में फैलाने की कोशिश की है। और फिक्र में अब 9 बड़ी खबरों का सुपरफास्ट विश्लेषण अगले 2 मिनट में, जो आपको एकदम अपडेट कर देगा। गुजरात में चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। जारी किए गए डेटा के मुताबिक राज्य में 73 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। वोटर लिस्ट में पहले 5 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मतदाता थे, लेकिन एसआईआर के बाद अब इनकी संख्या 4 करोड़ 34 लाख हो गई। हालांकि जिनके नाम गलत तरीके से काटे गए हैं वो सुधार के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत ने इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कर्नाटक में कुर्सी विवाद के बीच सीएम सिद्धरामैया ने फिर से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने का कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। आगे सिद्धरामैया ने यह भी जोड़ा कि वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के 8 लोकसभा सदस्यों के खिलाफ विशेष अधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस नोटिस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही इन सांसदों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इन सांसदों पर जी राम जी बिल के दौरान स्पीकर के आसन के पास हंगामे का आरोप है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि यह मामला एथिक्स कमेटी को जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार और डॉक्टर नुसरत परवीन के बीच हिजाब कांड थमता नजर आ रहा है। राजकीय तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि डॉक्टर नुसरत सीएम से नाराज नहीं है, वो कल पटना में ज्वाइन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मामले को अनावश्यक रूप से तुल दिया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने 9 विधायकों को सदन से बाहर जाने के लिए कहा। इसी को लेकर मार्शलों के साथ कांग्रेस विधायकों की हाथापाई भी हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में एक महिला वकील द्वारा पुलिस पर अवैध हिरासत, यौन उत्पीड़न और यातना के आरोप वाली याचिका पर केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें 14 घंटे अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा के साथ सोनू सूद, एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और नेहा शर्मा की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। इस लिस्ट में कई और नाम शामिल हैं। अहमदाबाद में खेले जा रहे पांचवें T20 मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 20 ओवर में 232 रन का टारगेट दिया है। हार्दिक पांड्या ने महज 16 गेंदों में 50 लगाई। जवाब में साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर में 70 रन बना लिए।